मैं कर हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हम लोगों ने बेटा कल जो करा था वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का करा था, और मैंने जिसके अंदर आप लोगों को बता दिया था कि फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मतलब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसमें 3 सल्कस या फिर 3 फिशर प्रेजेंट होते हैं, और ये तीनों फिशर्स कौन कौन से हैं? पहला सेंट्रल सल्कस जो फ्रंटल को पैराइटल से सेपरेट करता है, दूसरा पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस जो पैराइटल लोब को ऑसिपिटल लोब से सेपरेट करता है, और थर्ड इज कॉल्ड एज अ लेटरल सल्कस। और ये लेटरल सल्कस जो होता है इसको फिशर भी कह सकते हैं, ये सेपरेट करता है बेटा टेम्पोरल लोब को फ्रॉम द फ्रंटल, पैराइटल एज वेल एज ऑसिपिटल रीजन से। तो इस तरह से ये इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि अब क्या क्या काम है इनका, सबका क्या क्या काम है। तो सिंपली अगर अपन लोग लेते हैं कि व्हाट आर देयर फंक्शंस, तो फर्स्ट मैं फंक्शंस लेती हूँ बेटा। फ्रंटल लोब, जो फ्रंटल लोब होता है बेटा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फ्रंटल लोब जो होता है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि इसके अंदर बेटा मोटर एरिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्रंटल लोब के अंदर स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया भी प्रेजेंट होता है, प्री मोटर एरिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रंटल लोब मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जिसको हम कह देते हैं थिंकिंग। जो थिंकिंग प्रोसेस चलता है वो किसके लिए चलता है बेटा? फ्रंटल लोब के लिए चलता है कि भाई जो फ्रंटल लोब है वो थिंकिंग का काम करेगा। नेक्स्ट चीज आती है बेटा कि अब मैं जैसे सपोज यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ओके। तो फ्रंटल लोब के इस तरफ आगे की तरफ बेटा जहां पे ये लेटरल सल्कस होती है, एक एरिया प्रेजेंट होता है, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज ब्रोकास एरिया। ये एरिया क्या कहलाता है बेटा? ब्रोकाज एरिया। ये जो ब्रोकाज एरिया है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्पीच। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पीच के लिए। तो बेटा हाँ, मीनिंगफुल स्पीच, जैसे कि भाई हम जो भी बोल रहे हैं वो प्रॉपर बोला जाए, इसके लिए होता है ये वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोकाज एरिया। अगर किसी का ब्रोकाज एरिया खराब हो गया, खराब का मीनिंग है कि एक्सीडेंट में वो अगर डैमेज हो गया तो क्या होगा बेटा? तो वो बंदा बोलेगा तो सही, लेकिन उसके बोलने में प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं आएंगे। यानी वो तो अपनी तरफ से बोल रहा है लेकिन वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस उसके अंदर नहीं आ पाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द ब्रोका एरिया। उसका क्या हो गया है? खराब हो गया है। अब सिंपली इसी तरह से ही बेटा एक और एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं वर्निक एरिया। और वर्निक एरिया जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है इन द टेम्पोरल लोब। ओके, तो ये जो वर्निक एरिया है जो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंसेस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस किस तरह के बोले जा रहे हैं उनको हम लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, उसके लिए ये सिंपली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है कि फ्रंटल लोब जो हो गया वो मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो रहा है बेटा? थॉट प्रोसेस के लिए हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट, सॉरी ये यहाँ पे ये वाला जो पैराइटल रीजन है, पैराइटल रीजन जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है कि इसके अंदर बेटा हम लोगों के सारे सेंसेशन जैसे कि पेन, टच, हॉट, ठीक है,
ये सारी सेंसेशंस को कंट्रोल करता है कौन बेटा? पैराइटल रीजन. पैराइटल रीजन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग द रीडिंग द मैप. अगर बेटा बहुत कम लोग होते हैं, यूजुअली ऐसा माना जाता है कि लेडीज को डायरेक्शंस के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता. अगर बहुत है बेटा, मैं उसमें एक्सेप्शन हूँ, मेरे को डायरेक्शंस बहुत अच्छा आते हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्शंस का नहीं पता होता. वो अगर कहीं कमरे में बैठे और उनसे पूछे कि भाई ईस्ट किधर की तरफ है, वेस्ट किधर की तरफ है, या वो कमरे में बैठे और ये पूछा जाए कि स्कूल किस साइड है, तो दे वर नॉट एबल टू टेल द आंसर. तो एक्चुअली जो हम मैप को रीड करते हैं वो कौन से वाला रीजन रीड करता है बेटा? पेराइटल रीजन रीड करता है. इसके अलावा पेराइटल रीजन पेन, टच, है ना, हीट, हॉट, इन सबको कंट्रोल करता है, यानी कि सारी चीजें. और इसके अलावा इसी रीजन में मेमोरी, इधर तो थिंकिंग है बेटा, इस रीजन में तो थिंकिंग है फ्रंटल में. पैराइटल में पैराइटल में रहेगी बेटा मेमोरी, है ना, मेमोरी को रखता है. उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल. तो ऑसिपिटल लोब जो होता है पीछे की तरफ प्रेजेंट है बेटा, तो ये यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर परसेप्शन, यानी कि सी टू सी परसेप्शन. क्योंकि बेटा रेटिना से जो हमारी नर्व्स निकलती हैं, यानी कि जो आई नर्व्स निकलती हैं, रेटिनल नर्व्स निकलती हैं, वो सीधा जाके ऑसिपिटल लोब में ही जाती है. और ये ऑसिपिटल लोब आपको परसेप्शन में सी में, या मैं ये कह दूं कि दैट इज विजुअल सेंसेशन शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन बेटा? ऑसिपिटल लोब. उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज टेम्पोरल. टेम्पोरल लोब क्या काम करता है? मैंने आपको पहले ही बताया, कान के पास में प्रेजेंट है. तो कान के पास में प्रेजेंट है तो नेचुरली इसका काम क्या होता है बेटा? इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी. ऑडिटरी मतलब कि हियरिंग, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसके अलावा बेटा, क्योंकि कान भी इधर ही प्रेजेंट है और मुंह भी इधर की तरफ ही प्रेजेंट है उसी के पास, तो ये मेनली गस्टेटो रिसेप्टर्स भी इसी में ही प्रेजेंट होते हैं. गस्टेटो रिसेप्टर्स और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी. वैसे बेटा आपको एक और चीज बताती हूँ, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यहाँ क्यों प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमन बीइंग में फोर ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ साथ एक और चीज होता है बेटा जिसको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी लोब्स. ये ऑल्फैक्टरी लोब्स बेटा बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे से बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं ह्यूमन बीइंग में. तो ये ऑल्फैक्शन के लिए, ऑल्फैक्शन मतलब कि सूंघने के लिए, ठीक है, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन ये क्योंकि हम लोगों में बहुत वेल डेवलप्ड नहीं होते, इसलिए टेम्पोरल लोब ऑल्फैक्शन का काम भी करता है बेटा, टेस्ट का भी काम करता है, लेकिन मेन काम अगर ये आता है और ये दोनों ऑप्शंस नहीं आते हैं तो यू हैव टू राइट डाउन द ऑडिटरी, कि ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर. तो सिंपली हमारे 10th क्लास में स्पेसिफिक इनका चीज नहीं आएगी. हमारी 10th क्लास में पूरा आपका सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर के फंक्शन आएंगे, कि भाई सेरिब्रल हेमिस्फीयर का क्या फंक्शन होता है. सेरिब्रल हेमिस्फीयर के फंक्शन, इंडिविजुअल का फंक्शन नहीं आता. तो अगर अपन देखें कि क्या फंक्शन है, तो हम कहेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज द मेन सीट ऑफ इंटेलिजेंसी, यानी हम कितने इंटेलिजेंट हैं वो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर डिपेंड करता है. इसके अलावा बेटा ये हमारे दिख नहीं रहा नीचे वाला. इमोशंस. हाँ, तो यू वांट टू से समथिंग?
इमोशंस, नहीं रहा मैम, नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ये हमारे मेन सीट ऑफ इंटेलिजेंस ही है, इमोशंस। इसके अलावा रीजनिंग, जो आप लोग रीजनिंग करते हो वो यही आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर ही, और लर्निंग, क्योंकि जितना भी थिंकिंग और मेमोरी है वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर ही करता है कंट्रोल। ठीक है, फिर क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा कि ये जो इसका पैराइटल लोब है, ये पेन, टच, हॉट, तो सेकंड पॉइंट इसका हो जाएगा दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस सेंसेशन, जिसके अंदर पेन, टच, हॉट, ऑसिपिटल लोब सी कर रहा है बेटा, टेम्पोरल लोब सुन रहा है, ऑसिपिटल सुन रहा है, विजुअल और टेम्पोरल लोब, सॉरी, ऑसिपिटल लोब विजुअल सेंसेशन शो कर रहा है, देख रहा है, और टेम्पोरल लोब से हम लोग सुन पा रहे हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हो गया इसका सेंसेशन, यानी कि देखें सेंस, हमारी जो सेंसेशंस हैं, आइदर फॉर द टच, फॉर द कोल्डनेस, फॉर द हीट, फॉर हियरिंग, फॉर वॉचिंग, ये सब हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर ही करते हैं। इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्स ऑर्गन, अब आप कहोगे मैम रिफ्लेक्स तो स्पाइनल कॉर्ड करती है बेटा, नहीं, कुछ रिफ्लेक्सेस जैसे कि लाफिंग और वीपिंग, रोना और हंसना, ये जो रिफ्लेक्स ऑर्गन्स हैं, जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये भी कौन कंट्रोल करता है बेटा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर ही कंट्रोल करते हैं। सॉरी। तो ये हो गए बेटा हम लोगों के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के फंक्शन। अब सिंपली अगर अपन लोग देखते हैं कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में के बाद में कौन सा आता है, तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं दैट इज द डायंसिफेलॉन। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि फोर ब्रेन के अंदर ही, या हम कहें कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ही हम लोगों के दो चीजें और वर्ड आएगा, आप किसी ना किसी बुक में पढ़ोगे। एक पढ़ोगे बेसल गैंग्लियन, और दूसरा नाम जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे बेटा लिम्बिक सिस्टम, है ना, बेसल गैंग्लियन और लिम्बिक सिस्टम। दो ये हम लोगों के कभी आता नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग बुक में पढ़ते हो तो यू कैन थिंक कि मैडम ये क्या होता है। तो एक्चुअली बेटा जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है उसके डीप इन द कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स में बहुत अंदर, डीप इन द में ग्रे मैटर के तीन मासेस प्रेजेंट होते हैं, और ये तीन मासेस जो होते हैं, इन मासेस को, मासेस मतलब ग्रुप ऑफ ग्रे मैटर, दैट इज कॉल्ड एज बेसल गैंग्लियन। ठीक है, अब ये बेसल गैंग्लियन के काम क्या क्या है, मतलब व्हाट दे आर डूइंग, फंक्शन क्या है। तो एक्चुअली ये फंक्शन करते हैं बेटा, कोई भी मूवमेंट जो हम लोग कर रहे हैं तो उसकी इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट, यानी अगर हमने कोई भी मूवमेंट चालू करी, आप पैर हिलाते हो या कोई भी चीज करते हो या उसको स्टॉप करते हो, तो उसको स्टार्ट और एंड करने का काम कौन करता है बेटा, बेसल गैंग्लियन ही करते हैं। इसके अलावा ये हमारे, जैसे आप लोग कई बार देखा होगा, कई बच्चे बैठे रहते हैं और बैठे बैठे ऐसे 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 पाँव हिलाते रहते हैं ना, क्लास में भी अंदर टेबल के नीचे बैठे बैठे पाँव हिलाते रहते हैं। वो जो मूवमेंट है वो बेटा सबकॉन्शियस है। वो कौन सी मूवमेंट है, सबकॉन्शियस मूवमेंट है, यानी आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, वॉलंटरली नहीं कर रहे हो, अपने आप ही हो रही है। तो वो जो सबकॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, वो
हर्षित बेटा, वो कौन कंट्रोल करता है बेटा? वो कंट्रोल करता है बेसल गैंग्लियन। तो बेसल गैंग्लियन का मेन फंक्शन हो गया कि इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट या फिर सबकॉन्शियस मूवमेंट है ना का कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड वर्ड आता है बेटा लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम क्या है बेटा? तो लिम्बिक सिस्टम जो होता है एक्चुअली ये बेटा कहाँ पे प्रेजेंट है? एकदम मीडियल बॉर्डर पर। किसके बेटा? ऑफ टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के मिडिल के बॉर्डर पर प्रेजेंट है बेटा। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यूजुअली ये सराउंडेड रहता है कॉर्पस कैलोसम। शायद आप लोगों को याद होगा कॉर्पस कैलोसम मैंने बताया था कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट बॉडी पार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल राइट बॉडी पार्ट। तो जब इधर के नर्व्स इस साइड लेफ्ट साइड निकलते हैं, लेफ्ट के नर्व्स राइट साइड जाते हैं, तो दे क्रॉस एट वन पॉइंट and that point is called as corpus callosum. तो corpus callosum and thalamus जो होता है वो इस लिम्बिक सिस्टम को कवर करता है। अब लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्बिक सिस्टम में दो चीज प्रेजेंट होते हैं बेटा। वन इज कॉल्ड एज amygdala, okay, amygdala, and second it is called as hippocamp. तो वन इज amygdala and second is hippocamp. amygdala और hippocamp एक्चुअली बेटा हम ये कह सकते हैं कि दे आर द ट्रैक्ट ऑफ, यानी ट्रैक्ट मतलब कि एक नेटवर्क है किसका बेटा? कुछ मेमोलरी बॉडीज उन्हें कहलाते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस से निकलती है और हाइपोथैलेमस से निकल के आगे की तरफ जाती है। तो हम को लिम्बिक सिस्टम को ज्यादा डिटेल में ना करके हम सिंपली ये कह सकते हैं कि लिम्बिक सिस्टम इज द इमोशनल ब्रेन। हमारी बॉडी का इमोशनल ब्रेन जो है वो कौन है बेटा? लिम्बिक सिस्टम। अब इमोशनल ब्रेन है तो बेटा क्या कौन कौन सी इमोशन? तो हमारे अंदर जो पेन, फियर, ठीक है, इसके अलावा प्लेजर है ना, अफेक्शन, एंगर, गुस्सा जो आता है, वो सारी चीजें किससे होती है बेटा? वो आपके लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर किसी पर्सन का एमाइगडाला डैमेज हो जाए तो बेटा उसको किसी और के फियरफुल एक्सप्रेशन के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये बंदा डर रहा है, या ना ही उसे भी वो भी कोई फियरफुल एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा कि मुझे डर लग रहा है। क्योंकि ये जब डैमेज हो गया तो बेटा ना तो हम पेन, ना फियर, ना प्लेजर, ना अफेक्शन और ना ही एंगर, इनको हम शो ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फियर और एग्रेशन, जैसे अगर किसी एनिमल में सपोज कोई एनिमल है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, उस एग्रेसिव जैसे लायन है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, आप उसका एमाइगडाला को अगर डैमेज कर दिया जाए, ठीक है, तो वो लायन जो होएगा वो बिल्कुल फियरफुल नहीं रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं होगा। तो ये एक तरह से केवल किसका काम कर रहा है बेटा? इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा सेक्सुअल इमोशंस भी जो होते हैं वो भी एमाइगडाला या हिप्पोकैम्प मिलके लिम्बिक सिस्टम में करते हैं। तो ये तो पार्ट हो गया बेटा हमारे किसका? सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। तो अब बात आती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाद में सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज डायनसेफेलॉन। ये अभी हम लोग कर रहे हैं बेटा फोर ब्रेन का ही पार्ट है डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन जो होता है इसके तीन हिस्से होते हैं बेटा। कौन कौन से तीन हिस्से होते हैं? वन इज थैलेमस,
another is epithalamus, and one is hypothalamus. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डायनसिफेलन के 3 पार्ट हो गए बेटा, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहले अगर आप डायनसिफेलॉन को देखना चाहो कि किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, तो हम इसको एक कमरे की तरह कंसीडर कर सकते हैं, एक रूम, जो अपना क्लासरूम था हम उस क्लासरूम को तरह कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा क्लासरूम है। तो ये नीचे वाला पोर्शन इसका कहलाएगा, नीचे है बेटा तो ये कहलाएगा हाइपोथैलेमस, ऊपर वाला कहलाएगा एपिथैलेमस, और जो ये लेटरल वॉल है, लेटरल वॉल है, ये कहलाएगी बेटा थैलेमस। अच्छा, वन मोर चीज, एक और चीज मैं भूल गई बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्रेन डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम है, तो ये हॉलो है। तो वो जो चीज मैं भूल गई वो ये बता रही हूँ बेटा कि सिंपली मैंने आपको बताया 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। सपोज मैं ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर बनाती हूँ, ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर हॉलो है बेटा, ये अंदर से हॉलो होता है इस तरह से, ये हॉलो होता है। ये जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड, और वो फ्लूइड जो होता है वो होता है बेटा CSF, जो मैंने आपको पहले ही बताया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये बनाता कौन है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस बनाते हैं। तो बेटा ये इसको ये एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, ये दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, तो इसको कहेंगे हम फर्स्ट वेंट्रिकल, इसको कहेंगे सेकंड। तो हमारे फोर ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फेयर में 2 वेंट्रिकल्स। अब आप इन वेंट्रिकल को हार्ट के वेंट्रिकल से कंफ्यूज मत करना, दोनों की स्पेलिंग सेम है, बस डिफरेंस क्या होता है कि इनके अंदर हम कह देते हैं 1 वेंट्रिकल और 2 वेंट्रिकल, 3 वेंट्रिकल, और उसमें हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ओके, तो इसके लिए आप उससे कंफ्यूज मत होना कि भाई किस तरह से ये वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं बेटा। अब ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल अगर मैं देखूं तो एक साइड से तो बंद रहते हैं, दूसरी साइड से इट रिमेन ओपन, ये ओपन होते हैं बेटा। तो ये वेंट्रिकल, मैं इसको यहाँ पे बताती हूँ बेटा। तो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल open into थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल में ओपन होंगे बेटा। और ये थर्ड वेंट्रिकल में जो ओपन होगा तो वो किस पोर के थ्रू, किस होल के थ्रू होता है, तो उसको कहा जाता है बेटा फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन, FORAMEN, फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन कहीं पे भी वर्ड आता है, इसका मतलब होता है होल, छेद, और फोरामेन ऑफ मोनरो। तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स ओपन इनटू द थर्ड वेंट्रिकल बाय फोरामेन ऑफ मोनरो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, वो पूछ सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल थर्ड में किसके थ्रू ओपन होता है। तो अब मैं जो बता रही हूँ बेटा कि जो थैलेमस की बीच वाला जगह है, ये वाली, ये बनाती है बेटा थर्ड वेंट्रिकल। ये क्या बनाती है, थर्ड वेंट्रिकल। अब सिंपली हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 कि एपिथैलेमस का क्या फंक्शन है, थैलेमस का क्या फंक्शन है, और हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है। तो सबसे फर्स्ट मैं लेती हूँ बेटा मेन चीज, जो लेटरल वॉल ऑफ द डायनसेफेलॉन इज कॉल्ड एज थैलेमस। तो सबसे फर्स्ट मैं बताती हूँ बेटा थैलेमस।
ना थैलेमस जो होता है बेटा, इसके अंदर मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से गेटवे है, गेटवे टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जाने का रास्ता। अब ये जाने का रास्ता है तो यानी कहाँ से आ रही है चीजें, तो एक्चुअली क्या करते हैं बेटा कि जो लिम्बिक सिस्टम है उसको सेरिब्रल हेमिस्फेयर से कनेक्ट करने का काम कौन करता है बेटा, थैलेमस। मैंने बताया था कि लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो कवर्ड रहता है किससे बेटा, थैलेमस से, ठीक है। तो ये एक तरह से इंटरकनेक्ट करवाता है। तो इस थैलेमस के अंदर सारे क्या बनते हैं बेटा, सिनेप्सिस बनते हैं, ठीक है। सिनेप्सिस बनेंगे किसके बेटा, लिम्बिक सिस्टम के। और लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन आता है, एमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो ये सारे इंटरकनेक्ट रहेंगे लिम्बिक सिस्टम के, जितने भी सिनेप्सिस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हाइपोथैलेमस। इस डायनसिफेलॉन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। हाइपोथैलेमस, हाइपो मीन्स होता है बिलो, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो सपोज ये वाला स्ट्रक्चर मैं इस तरह से बनाऊंगी, तो ये अगर थैलेमस है तो हाइपोथैलेमस ये इस तरह से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है, आप लोगों को याद होगा बेटा, कभी लोअर क्लासेस में पढ़ा कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये ओपन होता है किसके अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। और आप लोगों को पता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, खैर नहीं पता अभी बताऊंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसे कहा जाता है बेटा मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर की भी ये मास्टर है ना। तो मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या क्या है बेटा, तो यूजुअली ये हाइपोथैलेमस हमें सिग्नल देता है किस चीज के लिए, मेनली बता रही हूँ, मेन सिग्नल ये किस चीज से रिलेटेड देता है, ये देता है बेटा फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। किसके लिए बेटा, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में एक तरह का थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का मतलब क्या हुआ बेटा, मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है बेटा, उसको मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस ही करता है, ठीक है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस और क्या करता है, इट कंट्रोल हंगर, हमारी भूख को, थ्रस्ट, थर्स्ट जो हमें प्यास लगती है, स्लीप जबरदस्त जो नींद आती है, फैटीग थक जाते हैं, है ना बेटा, और प्लेजर PLEASUR प्लेजर, ये सारी चीजें काम कौन करता है बेटा, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा ये एक और काम करता है, दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन सिंपली हाइपोथैलेमस बेटा 12 हार्मोन्स रिलीज करता है, और उन 12 हार्मोन्स में 10 हार्मोन तो जाते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, और 2 हार्मोन जाते हैं बेटा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इनका सॉरी बच्चे दिखाई नहीं
सॉरी बेटा, ओके। हाँ, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी 12 हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। कौन रिलीज कर रहा है 12 हार्मोन? हाइपोथैलेमस, जिसके अंदर 10 हार्मोन्स तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास जा रहे हैं और 2 हार्मोन जा रहे हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। हम इन 2 हार्मोन्स की बात करेंगे बेटा, एंड दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज न्यूरो हार्मोन्स। और ये 2 हार्मोन है बेटा, वन इज द ऑक्सीटोसिन, एंड सेकेंड इज द ADH, या जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन और ADH तो आप लोगों को पता है बेटा, हम लोगों ने एक्सक्रीशन वाला चैप्टर करा था और उसमें पढ़ा था हमने कि ADH जो होता है जब ये रिलीज होता है तो ये कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर को रीएब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, यानी हमारे अंदर पानी को कंजर्व करता है। अगर हमारे अंदर पानी की कमी हो गई बॉडी में तो ADH रिलीज होएगा फ्रॉम द पोस्टीरियर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है और उसको कहाँ भेज देता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, और फिर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी उसको रिलीज करता है। सिक्रीशन का काम होता है हाइपोथैलेमस का। और दूसरा हार्मोन होता है बेटा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसको हम बेटा बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है इसलिए बोल रही हूँ बेटा। और ऑक्सीटोसिन को ही हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, यानी मिल्क बन तो गया लेकिन वो इजेक्ट जो होगा वो ऑक्सीटोसिन से होगा। इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ बेटा। आप लोग तो सभी हरियाणा के हो, देख ही रखा होगा यूजुअली आप लोगों ने, कि अगर हम लोग जैसे भैंस है किसी के यहाँ पे, तो वो उसका दूध निकालने के लिए पहले अगर उसके पास भैंस का छोटा बेबी काफ है, पाड़ा पाड़ी है, तो वो छोड़ देते हैं बेटा। और वो जो उसका बेबी काफ होता है वो जाके भैंस के जो थन होते हैं उनको से मिल्क सक करने की कोशिश करता है, यानी उनके जो टीथ